आज जो है हम पढ़ेंगे क्रिस्टल के बारे में, ठीक है। तो क्रिस्टल क्या होता है सबसे पहले ये हम देखते हैं। तो जैसे कुछ पदार्थ जो होते हैं, ठीक है, जो उन पदार्थों को अगर आप तोड़ोगे तो वो पदार्थ क्या होते हैं, बिखर जाते हैं, ठीक है, भंगुर होते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? भंगुरता ब्रिटलनेस उसमें होती है। तो वो पदार्थ छोटे छोटे अवयवों में टूट जाते हैं। वास्तव में उन्हीं अवयवों को हम क्रिस्टल कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करेंगे क्रिस्टल की, जैसे कि नमक होता है, नमक का टुकड़ा जो है अगर आप उसको तोड़ोगे तो वो छोटे छोटे अवयवों में टूट जाता है, ठीक है, और उन्हीं छोटे अवयवों को हम क्रिस्टल कहेंगे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी हुई है देखिए, समझिए क्या लिखा हुआ है इसमें कि किसी क्रिस्टलीय पदार्थ का एक भाग क्रिस्टल कहलाता है। कोई भी अगर क्रिस्टलीय पदार्थ है उसका एक भाग जो होगा वो क्या कहलाएगा? क्रिस्टल कहलाएगा, ठीक है। क्रिस्टल संरचनात्मक इकाइयों की नियमित व्यवस्था से एक निश्चित क्रम में जुड़ने से बनता है। इसको समझने के लिए हम आपको ऐसे बताते हैं, जैसे कि आपका ऐसे दीवार जो होती है, ठीक है, अगर दीवार की बात करें इस तरीके से, ठीक, तो दीवार कैसे बनती है? तो हमें पता है कि दीवार जो है ईंटों से मिलकर के बनती है ना, ठीक है। अब हमें पता है कि इसमें इस दीवार में क्या जो ईंटें हैं उनका साइज़ तो लगभग कैसा रहेगा? सेम रहेगा। बताओ भाई, ईंटों का साइज़ जो है सेम होता है। एक जैसी जो ईंटें होती हैं वो एक जैसी साइज़ की होती हैं सारी, और उन्हीं ईंटों को एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख करके बनाया जाता है। तो वास्तव में हम ये मान सकते हैं कि जो ये पूरी जो दीवार बन गई है ये क्या है? क्रिस्टलीय पदार्थ है पूरा, ठीक है। दीवार जो बनी है इसे क्या कहेंगे? क्रिस्टलीय मैटर। और वहाँ पे जो ये आप संरचना पूरी देख रहे हो दीवार की जो बनी हुई है, जो ये पूरी संरचना देख रहे हो, इस संरचना को दिखाया किस इस तरीके से दिखाया गया कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। ये जो व्यवस्था है, सिस्टम है पूरा। इसमें सिस्टम में क्या बताया गया आपको कि ईंटों को क्रम रूप से एक के बाद 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 ऐसे ऊपर गिरा गया है ना। तो वास्तव में ये जो व्यवस्था बनी है, जो ये पैटर्न बना है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? इसी पैटर्न को हम कहेंगे क्रिस्टल का जालक। क्या कहेंगे? क्रिस्टल का जालक। बात समझना, ये जो पूरी दीवार बन गई है, ये जो पूरी दीवार बनी है, वास्तव में इस दीवार को हम क्या कहेंगे? क्रिस्टलीय पदार्थ या क्रिस्टल ही मान सकते हैं इसको एक तरीके से। ये जो व्यवस्था बन रही है कि हम एक के बाद एक के बाद एक नियमित व्यवस्था के रूप में हम ईंटों को गढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है, तो इस व्यवस्था को हम क्या कहेंगे? क्रिस्टल जालक। क्या कहेंगे? क्रिस्टल जालक। अंग्रेजी में क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल जालक, ठीक है। क्रिस्टल जालक, कहीं पे इसको लिखा जाता है त्रिविम जालक, ठीक है। यानी जो व्यवस्था बनी है, त्रिविम मतलब स्पेस में जो व्यवस्था बनी है ये पूरी, ठीक है, इसको कहीं पे हम त्रिविम जालक भी बोल देते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक, तो ये तो बात आपको समझ में आ गई। जो ये पूरा आप दीवार देख रहे हो, तो इस व्यवस्था को, इस पूरी दीवार को हम कहेंगे क्रिस्टल, ठीक है। और जो वास्तव में जो व्यवस्था बनी, पैटर्न बना है कि एक के बाद एक के बाद एक ईंटों को नियमित क्रमबद्ध व्यवस्था में हम गढ़ते चले जा रहे हैं, इसी पैटर्न को हम क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ पे एक ईंट जो आपकी है, ये जो एक ईंट है, ये इसी एक ईंट को बार बार गढ़ने से लगाने से ही तो आपको ये व्यवस्था बनी है कि नहीं? बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इसी एक ईंट को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे इकाई सेल। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? इकाई सेल। तो जितने भी पदार्थ होते हैं, बात समझना, जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं वो इसी तरीके से छोटे छोटे अवयवों से मिलकर एक नियमित व्यवस्था में गढ़े होते हैं, ठीक है, बनाए जाते हैं। उनमें जो छोटे छोटे अवयव हो सकते हैं वो आपके अणु हो सकते हैं, ठीक है, परमाणु हो सकते हैं, और आयन भी हो सकते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, कोई जो पदार्थ होता है, क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, वो अणुओं से मिलकर के बना हो सकता है, परमाणुओं से या आयनों से। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो जो आपके इकाई सेल होंगे उन पदार्थों में, तो इकाई सेल आपका अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, आयन भी हो सकता है, ठीक है। इस उदाहरण से तो आप ये समझ चुके हो कि क्रिस्टल किसे कहेंगे, ठीक, और इसके बाद क्रिस्टल जालक किसे कहेंगे? तो क्रिस्टल जालक किसे कहेंगे? व्यवस्था को कहेंगे। किसकी व्यवस्था को? तो इकाई सेलों की नियमित व्यवस्था को हम क्रिस्टल जालक कहेंगे। इकाई सेल को अंग्रेजी में यूनिट सेल बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए समझते हैं, ये तीनों परिभाषाएं हमने यहाँ पे लिखी हुई हैं। पहला है क्रिस्टल, तो क्रिस्टल तो हम समझ चुके हैं, ठीक है। क्रिस्टल आप ये भी समझ सकते हो कि कोई भी क्रिस्टलीय पदार्थ है उसका एक भाग जो होगा वो क्रिस्टल कहलाएगा। जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ जो है बहुत बड़ी बर्फ़ की सिल्ली है, ठीक है, उसको आप तोड़ो तो एक छोटा सा टुकड़ा निकल के आ जाए, क्यूब, ठीक है।
उसको हम क्रिस्टल कह सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आप देखो क्रिस्टल जालक क्या है। तो क्रिस्टल जालक क्या हमने बताया कि क्रिस्टल जालक जो है ये एक व्यवस्था होती है। क्या होती है? व्यवस्था। किसकी व्यवस्था होती है? तो जो यूनिट सेल होते हैं या इकाई सेल जो होते हैं उनको नियमित रूप से रखने पर जो व्यवस्था बन जाती है, उसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक। तो वास्तव में ये पूरा जो है क्रिस्टल जालक की व्यवस्था है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है देखो, क्रिस्टल में घटक कणों। अब घटक कण कौन है भाई? कोई क्रिस्टल होगा तो उसमें घटक कण छोटे छोटे कणों से मिलकर के तो बना होगा। अब घटक कण आपके परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं। तो क्रिस्टल में घटक कणों का एक निश्चित क्रमबद्ध विन्यास होता है। एक निश्चित क्रमबद्ध विन्यास होता है। देखो ये निश्चित क्रमबद्ध विन्यास ही तो है, एक ईंट के बाद एक, एक बीट के बाद एक, फिर आई है ना, तो निश्चित है और क्रमबद्ध एक के बाद एक के बाद एक आई है। तो क्या बताया? क्रिस्टल में घटक कणों का एक निश्चित क्रमबद्ध विन्यास होता है। क्रिस्टल में घटक कणों की त्रिविमीय व्यवस्था। त्रिविमीय मतलब स्पेस में व्यवस्था। स्पेस का मतलब कि खाली जगह। ठीक है, क्या बताया? क्रिस्टल में घटक कणों की त्रिविमीय व्यवस्था एक दूसरे के बिंदुओं को प्रदर्शित करती है। त्रिविमीय व्यवस्था मतलब समझ पा रहे हो कि नहीं? ये त्रिविमीय से ईंट आपने रखा, ईंट के ऊपर एक, ईंट के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रख दिया ना, तो उसके जो कोने हैं वो एक दूसरे के बिंदुओं को प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो पूरी व्यवस्था बनी है इसी को ही हम क्रिस्टल जालक कहेंगे। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं, इस व्यवस्था को त्रिविम जालक कहते हैं। सॉरी, ठीक, क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? स्पेस लैटिस इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो वास्तव में क्रिस्टल क्या है वो हमें समझ में आ गया। क्रिस्टल जालक क्या है, स्पेस लैटिस क्या है? तो स्पेस लैटिस वास्तव में एक व्यवस्था है। किसकी व्यवस्था है? इकाई सिलों को नियमित रूप में, क्रमबद्ध रूप में, ठीक है, रखने पर जो आपका क्रिस्टल बना है उसकी व्यवस्था ही क्या है? क्रिस्टल जालक है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एकक कोशिका की, यूनिट सेल की। तो एकक कोशिका क्या है? एकक कोशिका क्या है? तो किसी भी क्रिस्टल को बनाने के लिए जिन अवयवी कणों की आवश्यकता होती है, ठीक है, या किसी भी क्रिस्टल को बनाने में जो अवयवी कणों की आवश्यकता होती है, उन्हीं अवयवी कणों को हम इकाई सेल कहते हैं। जैसे दीवार को बनाने में अवयवी कण कौन था? ईंट था, तो वहाँ पे इकाई सेल कौन होगा? ईंट होगी। ठीक है, ऐसे ही कोई भी आप क्रिस्टल अगर लोगे तो उस क्रिस्टल को छोटे छोटे कणों से जो मिलकर के बने हैं, तो उसका जो एक भाग होगा उसी को हम क्या कहेंगे? यूनिट सेल कहेंगे। ठीक है, इकाई सेल कहेंगे। तो लिखा हुआ है जालक बिंदुओं का वह त्रिविम समूह, जालक बिंदुओं का वह त्रिविम समूह जिसे बार बार दोहराने पर क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसे एकक कोशिका कहते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो बस इसी दीवार के उदाहरण से आप लिंक करके इन तीनों चीज़ को समझ पा रहे होंगे। दीवार जो पूरी बनी है वो एक तरीके से आप मान सकते हैं क्रिस्टल है। ठीक है, किस व्यवस्था से, किस सिस्टम से वो बनी हुई है उसको हम मान सकते हैं वो आपका क्रिस्टल जालक है। और जो उसका एक भाग है जिसके बार बार दोहराने से वो आपका पूरा क्रिस्टल जालक बना है, उसी एक भाग को हम क्या कहेंगे? यूनिट सेल। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे पढ़ेंगे एकक कोशिकाओं के बारे में, इनके भाग कितने होते हैं, कितने प्रकार की एकक कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, इसको जल्दी से आप लोग नोट करो। जो चित्र दिख रहा है, इस चित्र में छोटे छोटे भाग की सहायता से मिल करके आपका ये क्रिस्टल बना हुआ है। तो इसमें जो छोटा सा एक भाग है वो वास्तव में यूनिट सेल है, इकाई सेल है। और इन्हीं इकाई सेलों के बार बार दोहराने से ये आपका बड़ा सा क्यूब बना है। ठीक है, तो ये क्रिस्टल हो गया। और ये जो पूरी नियमित व्यवस्था है, इस व्यवस्था को ही हम क्या कहेंगे? क्रिस्टल जालक कहेंगे। ठीक है, इसके बाद अब हम क्या करेंगे? जो ये क्रिस्टल है तो उसकी इकाइयों के बारे में जानेंगे। ठीक है, किस तरीके से कौन कौन से इसके भाग होते हैं उसको हम जानेंगे। ठीक है, तो अब देखो ये जो क्रिस्टल जालक है एक तरीके से, एकक कोशिका, तो इस एकक कोशिका के विभिन्न पैरामीटर्स के बारे में पढ़ेंगे, परिमापों के बारे में। ठीक है, तो पहले यहाँ पे आप समझिए, ये क्रिस्टल बना हुआ है, इसके लिए ये एक्स अक्ष दी गई है, ये वाई अक्ष दी गई है और ये जेड अक्ष दी गई। ठीक है, ये मूल बिंदु है, बात समझना। तो ये यहाँ पे जो ये देख रहे हो एक्स अक्ष की दिशा में, एक्स अक्ष की दिशा में जो रेखा आई है इसको हम ए से डिनोट करते हैं। कहाँ से? वाई अक्ष की दिशा में जो रेखा आएगी उसको हम स्मॉल बी से डिनोट करेंगे। और जेड अक्ष की दिशा में जो रेखा आएगी उसको स्मॉल सी से डिनोट करेंगे। ठीक है, इसके बाद तो यहाँ पे ए, बी और सी, ये जो ये वाली रेखाएं दिख रही है, ये वाली ए से, ये वाली बी से, ये वाली सी से। ठीक है, इनको वास्तव में कहते हैं क्या है? तो इनको क्रिस्टलीय अक्ष कहेंगे। ठीक है, क्रिस्टलीय अक्ष आपकी कौन कौन सी हो जाएंगी?
तो ये आप देख रहे हो ना, ये वाली ए बी सी, ठीक है। तो क्रिस्टलीय अक्ष की बात करेंगे तो ओ एक्स बराबर अगर यहाँ से आप निकालोगे तो ओ एक्स बराबर आपका ए आ जाएगा, ओ एक्स बराबर ये देख रहे हो ना, ठीक है। ओ वाई बराबर अगर यहाँ से आप निकालोगे तो ओ वाई बराबर आपका बी आ जाएगा, ओ जेड बराबर आप निकालोगे तो सी आ जाएगा। तो ये क्रिस्टलीय अच्छे हो गए, ठीक है। अब देखो इनके बीच कोण बनेंगे, कोण देखो कौन कौन सा बन रहा है, इधर देखो। तो एक कोण ये बनेगा, ये कोण, ठीक। तो ये किस किस के बीच बन रहा है, इसको अगर देखा जाए तो बी, ए और बी के बीच बन रहा है, ए और बी के बीच बन रहा है, ठीक है, बात समझना। तो ए रेखा, या ये कह सकते हैं रेखा ए और बी के बीच जो कोण बनेगा उसको हम क्या ऐसे प्रदर्शित करेंगे, तो ए और बी के बीच जो कोण बनेगा उसको हम गामा से प्रदर्शित करेंगे, क्या से, गामा से, ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो उसको हम क्या से प्रदर्शित करेंगे, गामा से। तो ये होगा आपका गामा। इसके बाद देखो फिर कौन सा कोण है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ए और सी के बीच एक कोण बन रहा है, समझना ध्यान से, ए और सी के बीच कोण बन रहा है। तो ए और सी के बीच जो कोण बन रहा है, यहाँ ए है और सी है तो बी नहीं है बीच में, तो बी यानी इसको बीटा से प्रदर्शित करेंगे, क्या से, बीटा से, ठीक है। इसके बाद एक और कोण देखो ये वाला, तो यहाँ पे लिख देते हैं बी किसके बीच बन रहा है बेटा, ए और सी के बीच, ए और सी के बीच जो कोण बनेगा, ए और सी के बीच जो कोण बनेगा उसको हम क्या से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो बीटा से, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देख रहे हो आप, इसके अलावा यहाँ पे देख रहे हो, तो यहाँ पे देख रहे हो क्या कि इसमें बी और सी के बीच जो कोण बनेगा, बी और सी के बीच, तो बी और सी के बीच ए गायब है तो ए के लिए अल्फा बना देंगे कोण, कौन बना देंगे, अल्फा। तो ये वाला जो कोण हो जाएगा, ये वाला कोण हो जाएगा अल्फा, ठीक है। बात समझ पाया कि नहीं। तो बी और सी के बीच जो कोण बनेगा उसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, अल्फा से, ठीक है। तो ये परिमाप हो गए, किसके परिमाप हो गए, पैरामीटर्स हो गए, किसके, सेल के, इकाई सेल के। पहला हमने क्या बताया, एक्स अक्ष में की दिशा में जो रेखा है उसको हमने ए से माना, वाई अक्ष की दिशा में उसको बी से माना, और जेड अक्ष की दिशा में उसको सी से माना, ठीक है। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अब कोण देखेंगे। तो जो बी और ए के बीच, बी और ए के बीच जो कोण बन रहा है उसको गामा से, ठीक है। ए और सी के बीच जो कोण बन रहा है उसको बीटा से, और बी और सी के बीच जो कोण बन रहा है उसको अल्फा से हम प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो इसको आप जल्दी से नोट कर लो। तो अभी हमने पढ़ा कि वास्तव में जो पैरामीटर होते हैं, ठीक है, तो पैरामीटर को हमने कोई जो आपकी एकक सेल है तो उसके पैरामीटर किस तरीके से हैं, उसके हमने एक्स अक्ष में, वाई अक्ष में और जेड अक्ष में लंबाइयों को जान लिया, साथ ही साथ उससे जो बने कोण हैं उन कोणों को भी देख लिया, ठीक है, कैसे बनते हैं। अब है क्या, एक वैज्ञानिक थे ब्रेवेज, ठीक है। तो ब्रेवेज ने इन्हीं एकक कोशिकाओं को, सॉरी इन्हीं एकक सेल को, ठीक है, इन्हीं एकक सेल की विभिन्न स्थितियों को उन्होंने वर्णित किया या खोजा, ये कह सकते हैं। लेकिन कैसे खोजा, तो वास्तव में क्या किया उन्होंने कि जो ये इकाइयाँ हमने पैरामीटर्स बनाए हैं, ये पैरामीटर जो हमने पढ़े हैं अभी, एक्स अक्ष में लंबाई ए, वाई अक्ष में लंबाई बी, जेड अक्ष में लंबाई सी, तो इन्हीं लंबाइयों को घटा बढ़ा करके, कोणों को घटा बढ़ा करके उन्होंने जो एकक सेल हैं उनके कई टाइप बनाए, ठीक है, या उन्होंने कई भागों में उनको बांट दिया। तो वे टोटल जो एकक सेल हैं उनके टोटल एकक सेलों की बात करेंगे तो उन्होंने कुल कितने बनाए, 14। बात समझना, एकक सेल जो है कुल संख्या कितनी उन्होंने बताई है, 14। यानी ब्रेवेज जालकों की कुल संख्या कितनी है, 14। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वास्तव में जो मुख्य रूप से जो आपका एकक कोशिका होती है उसको मुख्य रूप से कितने भागों में बांट सकते हैं, ठीक है, ये हम पहले देखेंगे। तो ये देखो बेटा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे, सबसे पहली जो है एकक कोशिका जो है इसको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटेंगे, ठीक है। सबसे पहली इसको बोलते हैं आग एकक कोशिका, ठीक है। उसके बाद इसका दूसरा जो भाग है उसे बोलते हैं केंद्रित एकिक कोशिका, केंद्रित एकक कोशिका। आग एकक कोशिका जो है इसको बोलते हैं परमिटिविटी यूनिट सेल, ठीक है, और केंद्रित इसको बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक।
तो इसको समझ लेते हैं दोनों को पहले कि आग एकक कोशिका क्या है। तो आग एकक कोशिका में बात करेंगे तो ये जो सिंपल वाली होती है आपकी, जो सिंपल वाला अभी आपने पढ़ा एकक सेल, इसमें क्या होता है कि सिंपल वाला जो एकक सेल होता है तो इस सेल में क्या होते हैं, अगर देखे जाए तो कितने बिंदु होते हैं, कितने कोने होते हैं, एड्ज कितनी होती हैं। अगर देखा जाए क्यूब है, इसमें कितने कोने होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, तो 8 कोने होते हैं। रेखा फलकों की बात करें अगर इसकी, ठीक है, तो फलक की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 फलकें होती हैं। तो जो सिंपल आग एकक कोशिका होती है वास्तव में इसके हर कोने पर, बात समझना, इसके हर कोने पर अवयवी कण रखे रहते हैं, बात समझ पा रहे हो कि नहीं, हर कोने पर। जबकि फिर इसके बाद आपका जो ये आएगी केंद्रित एकक कोशिका, तो इसको कई भागों में बांट सकता है, इसके 3 प्रकार हैं, ठीक है। केंद्रित एकक कोशिका जो इसके कितने प्रकार हैं, तो 3 प्रकार हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसके तीनों प्रकार हम लिख लेते हैं, ठीक है, इसके 3 प्रकार जो है उसको देख लेते हैं।